मेरा आदमी किधर है? वो कमरे के दरवाजे में आते ही हालिस से हाथी चित्राली में पश्तो मिक्स करके शहनाज से पूछ रही थी। शहनाज से मुंह खोले हैरत से पहले सुमारा को, फिर पास खड़ी मुसरत को देखा, जो मुंह पे हाथ रख के हंसी रोकने की कोशिश कर रही थी। शहनाज से हथेली माथे पे मारी। किस कसूर की सजा है ये? चेहरे पे निगाह डालो तो कमबख्त और कहीं जाती ही नहीं। सूर सेबू जैसे शगुफ्ता चेहरे का हर नक्श निहारने और तकने चले जाने पर मजबूर करता था। उनका बेटा यूं ही तो दीवाना नहीं हुआ था इस हसीन और जमील बला का, पर ये नमूना किस्म की बहू शहनाज के लिए किसी आजमाइश से कम साबित ना हो रही थी। सवाए मुसरत और अमारा के उन्होंने फिलहाल किसी को भनक तक नहीं पड़ने दी थी, लेकिन वो पूरी हवेली में मज़े से दंदनाती फिरती थी। अब से पहले हवेली के दरवाजे वसीला की वजह से बंद रहते थे, ताकि किसी तरह वो तहखाने से फरार ना हो जाए, और अब ये दूसरी आई थी। अब उन्हें इस मुसीबत को दुनिया से छुपाना था। ऊपर से अरहम उसके खिलाफ कुछ भी सुनने को तैयार ना था। वो तो दिन रात उसके चाव उठाने में लगा था। पिछले रोज सुमारा ने भुने हुए बकरे और उबले चावलों की फरमाइश कर दी, और हमने उसे होने वाले बच्चे की फरमाइश समझते पूरा बकरा मंगवाकर भुनने दे दिया। शहनाज का खून खोल रहा था इन हरकत पर। क्या काम है अरहम से? शहनाज उसे बिगड़े मूड के साथ पूछा। बाहर घूमने जाना है, यहाँ बहुत गर्मी है। उसे सख्त उकताहट जाहिर करते सुकून से अपना मुद्दा जाहिर किया, और शहनाज का दिल जहाँ चप्पल खींच कर मारे इस बेहिस्सरीन मखलूक को। सुन रही हो? उन्होंने मुसरत को देखा। ये मनहूस खुले सहन से सिर्फ गुजर भी जाए तो मेरी सांसें रुक जाती हैं कि कहीं कोई देख ना ले, और अब ये बाहर घूमने जाएगी। मैं कह रही हूँ मुसरत, ये मेरे गुनाहों की सजा है और कुछ नहीं। फिक्र ना करें बीबी, किसी को पता नहीं चलेगा। कैसे पता नहीं चलेगा? और हम इसे कार में घुमाता फिरेगा तो कैसे मुमकिन है किसी को हवा भी ना लगे? मुझे तो सच कहती हूँ, डेरे के आदमियों पर भी कुछ भरोसा नहीं। अल्लाह है करेगा आप परेशान ना हो। मुसरत का अलग मुंह उतरा हुआ था। नई बहू ने तो थकन से चूर कर दिया था। सारा दिन उसके चोंचले उठाने में निकल जाते थे। पता नहीं अरहम कहाँ चला गया, वही संभाल सकता है इस मुसीबत को। वो मोबाइल निकालकर कॉल मिलाने लगी। अम्मा हमेशा आ भरकर कहती थी, बंदे का किया कभी उसके सामने ना आए। क्यों अम्मा, फिर क्या हुआ? वो चौकी खींचकर माँ के करीब आ बैठा। अरे कुछ नहीं बेटा, हवेली गई थी आज। बड़े दिनों बाद कुले बेचारी को देखा। दीवानावार भागती है, कभी दीवारों में जा लगती है, कभी कहीं जा घुसती है। शहनाज बीवी का अलग देख देख कर हाल बुरा होता है। अम्मा ये पैदाइशी पागल है? वो तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर पूछ बैठा। पगली उसके बचपन से एक मामा थी। नहीं तो शहनाज बीबी जब दुल्हन बनकर आई, ये 12-13 बरस की बहुत प्यारी सी बच्ची थी। शरबती सी आंखें थी, हंसी मुस्कुराती रहती थी, बिल्कुल आम बच्चों जैसी थी। कोई पागलपन नहीं। बहन ने बचपन में ही छोटे हान जमाल से इसका निकाह करवा दिया। कुछ बरस बाद जब बालिग हुई तो जाहिर है अपने हान की राह देखना शुरू कर दी होगी, पर वो तो मेंगोरा से दुल्हन ब्याह लाया। बस फिर क्या करती, जबर और खामोशी ने मिलकर उसे इस हाल तक पहुंचा दिया। तो आप ये क्यों कह रही थी कि बंदे का किया उसके सामने ना आए? नहीं, वो तो बस वैसे ही। मुंसिफ ने महसूस तो ज़रूर किया था कि उसकी माँ कुछ छुपा गई थी, पर वो बात तो अब उसकी समझ में आई कि उसकी अम्मा उसी के मुतल्लिक सोच रही होंगी। उनके नज़दीक रिजवाना ने गुलनाज के हक पर कब्जा किया, और अल्लाह ने उसे उसके बेटे से महरूम कर दिया। लेकिन अगर उसकी माँ मकाफात अमल से गुजर चुकी थी, तो फिर वसीला अब इस हाल को क्यों पहुंची, जो कि शहनाज बीवी के नसीब उसके गुनाह की सज़ा थी। यानी रिजवाना ने उसकी बहन के साथ बुरा किया, तो अब अल्लाह ने उसकी बेटी को भी उसी हाल में पहुंचा दिया। क्या सोच रहे हो? तानिया ने उसे लॉन में अकेले बैठे देखा तो वहीं आ गई। आज वो सहपहर से यहीं आई हुई थी। मोमिन ने वसीला की दवाइयाँ यूके से मंगवाई थी। तानिया ने दवाइयाँ वगैरह तफसील से चेक करके वसीला को समझा दी थी। हम्म, कुछ नहीं, बैठो। वो सीधा हो बैठा। सुनाओ क्या हालात हैं यहाँ? तुम सेट हो गए और वसीला? वो कहते कहते सवाली नजरों से मुंसिफ को देखने लगी। हाँ, मुझे तुमसे वसीला के मुतल्लिक ही बात करनी है। दरअसल वो फिर कहते कहते रुक सा गया। हाँ कहो। तानिया को उसकी झिझक समझ में नहीं आ रही थी। वो तो वसीला के मुतालिक बहुत खुलकर उससे हर बात डिस्कस करता था। जवाबन मुंसिफ ने उसे पिछले दिन की बातें बताई जो उससे वसीला ने की थी। हम्म। तानिया भी कुछ देर को चुप हो गई। वोटिंग वाले रोज़ भी वो इस बात को महसूस कर चुकी थी। मुझे वसीला की ये नई नई दिलचस्पी बहुत परेशान कर रही है। वो अरहम की बीवी है,
लेकिन उसे अपनी शादी ही याद नहीं। मेरा गुरीज उसे अपनी शख्सियत की कोई कमी कोताही लगेगा, और उसकी मौजूदा हालत में ये उसकी तबीयत के लिए अच्छा साइन नहीं। हाँ, मैं समझ रही हूँ। और मोमिन या एलिया से कहना भी अजीब है। वो उनकी बहन है, अम्मी से तो बिल्कुल भी नहीं। मुंसिफ जैसे अपने आप से बोल रहा था। भाई मुझे भी कुछ सोचने दो। तानिया ने उसे हंसकर स्टॉप लगाया तो वो भी मुस्कुराने लगा। जी, अब आप सोचें। बेहतर तो यही है कि ना गुरीज सिखाया जाए ना बढ़ावा दिया जाए। बस ऐसे आम अंदाज में पेश आओ कि वो खुद ही अपनी मर्जी के मतलब निकालती रहे। उसके हाथ में भी एक दिलचस्प मशगला आ जाएगा। वो उसी में मगन रहे तो अच्छा है। ये बात वैसे अजीब नहीं तानिया कि उसका दिमाग काम भी कर रहा है, लेकिन कुछ साल पीछे। हाँ, बहुत अजीब है, लेकिन ऐसा हो सकता है। लेकिन समझ सिर्फ इस बात की नहीं आती कि दिमाग के पीछे काम करने में अम्मी और बहन और मामी वगैरह से डरने का क्या ताल्लुक है। अगर चंद साल पीछे चला गया है तो करेक्टर मिक्स कैसे हो गए। वो सब तो वही हैं। और एक मिनट मुझसे। तानिया जो बागौर उसे सुन रही थी बहुत बुरी तरह चूंकि। एक मिनट रुको मुझसे। वो फौरन अपने मोबाइल पर झुकी और कुछ पुरानी फाइल्स को ओपन किया। माय गॉड, यू आर राइट मुंसिफ, ये करेक्टर्स को मिक्स करना ही है। वो मुंह पे हाथ रख के मुंसिफ को देख रही थी, जबकि उसे खुद पता नहीं था कि ताने किस बात पर हैरान है। मुझे भी कुछ बताओ, क्या कहे जा रही हो। अब से पहले मैं सिर्फ ये समझती थी मुंसिफ कि वसीला का दिमाग कुछ साल पहले की तरफ चला गया है, और इसलिए ना उसे अपनी शादी याद है, ना अरहम, न चित्राल, न तरहीम की मौत, न तुमसे मुलाकात। लेकिन ये बात मुझे भी कचोके लगाती थी कि चंद साल पीछे चले जाने में अपने घर वालों से डरना क्या मानी रखता है। फिर अभी तुमने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, करेक्टर्स मिक्स करना। मैं वो लफ्ज़ सुनकर चूंकि मैंने कहीं पढ़ा था कि बाइस हालात में दिमाग पर चोट पड़ने से इंसान किरदारों को आपस में कटमट कर बैठता है। और अभी अभी मैंने पढ़ा कि राइट साइड पर चोट लगने से इंटर मेटामॉर्फोसिस का खदशा पैदा हो सकता है। ऐसे में बंदा सामने खड़े शख्स को कोई और शख्स समझ रहा होता है। मुझे लगता है वसीला घर की इन तीन औरतों को कोई और तीन औरतें समझ रही है, और अब हमें वसीला से ही ये बात निकलवानी है कि आखिर वो उन सबको क्या समझ रही है। तो कैसे होगा ये। मुझे लगता है हमें रिमशा की हेल्प लेनी पड़ेगी। वही उसके साथ रहती है और वसीला के साथ उसकी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई है। वही पूछ सकती है कि आखिर इन औरतों से डरने की क्या वजह है। मैं रिमशा को यहीं बुला लेता हूँ, उससे अभी सारी बात करो। मुंसिफ ने फौरन ही रिमशा को कॉल मिलाकर बाहर बुला लिया। छोटी छोटी खुशियों के रंग बिरंगे मोती जिस सीप में छुपे होते हैं, दुनिया उसे दिल के नाम से बुलाती है। और कैसा दिलचस्प जहाँ है इस दिल का, जो बस एक ही महवर के गिर्द घूमते, बिना उकताए, बिना थके, बस उसी में जिए चला जाता है। अगरचे ये बात हर दिल पे लागू नहीं हो सकती, लेकिन ऐसे गहरे और सुनहरे ख्यालात इन दिनों मोमिन अहमद की कैफियत के खूब तर्जुमान थे। ऑफिस से वापसी पर एलिया उसे कमरे में मुंतज़िर मिलती थी, उसकी चीज़ें समेटते साथ साथ दिन भर का हाल अहवाल सुनाती, और वो बातों के दौरान उसकी आसपास मौजूदगी से कितनी तकसीन महसूस करता था, ये सिर्फ उस जैसा दिन भर का थका हारा और मोहब्बत का मारा ही समझ सकता था। मोमिन इस वक्त सुस्ती से बेड पर लेटा उसकी उस एक झलक को बार बार तस्वुर में ला रहा था, जो किचन में झांकने पर दिखाई दी थी। नीला और सफ़ेद प्रिंट पहने, वो गीले खुले बालों के साथ सख्त मसरूफ सी सिर्फ उससे खाने का पूछ पाई थी। लेकिन खाना आज वो खाकर आया था तो मासत करके अंदर आ गया। ख्याल था कि अभी वो पीछे पीछे कमरे में आ जाएगी, लेकिन चेंज वगैरह करने के बाद भी वो बड़ी देर तक उसकी राह देखता रहा, पर वो कामों से फारिग नहीं हुई। वो तो अम्मी से पता चला कि आज उसकी कोई दोस्त उससे मिलने आ रही है, इससे वो मसरूफ़ है। अम्मी कुछ देर उसके साथ हाल अहवाल करती रहीं, फिर रीबा को लिए चली गईं। आबी वहीं बेड पे सोया हुआ था, लेकिन अब हल्का सा कसमसाते हुए उठकर बैठ गया, और अब मुंह बसोर सर घुमा घुमा कर माँ को तलाश कर रहा था। आज तो हमारे साथ गुजारा करो पार्टनर। मोमिन ने मुस्कुराकर उसे अपने सीने पर बिठा लिया। मेरी मिसेस और तुम्हारी माँ के पास आज हमारे लिए टाइम नहीं है। मामा, उससे होंठ लटकाए, बाप के चौ भी दिल पे असर नहीं कर रहे थे। वो उसे बाजुओं पे उठाए बाहर आ गया। किचन में झांका तो वहाँ कोई नहीं था। वो कमरे की तरफ बढ़ा तो आप ही बरामदे में रखी वॉकर की तरफ फमकने लगा। मोमिन ने उसे वॉकर में बिठाया तो पीछे कमरे में अजनबी नस्वानी आवाज़ सुनाई देने लगी। मोमिन समझ गया कि एलिया की मेहमान आ चुकी है, इसलिए अंदर जाने के राता मौकफ करते आप ही के करीब वहीं कुर्सी पर बैठ गया। अरे माशाल्लाह, ये तो बड़ी शरारती हो गई है।
सितारा ने सोफे पर बैठी रीबा को हाथों में लिया। मैंने तो बहुत नन्हे मुन्ने देखे थे, तुम आती ही इतनी मुद्दत बाद हो। एलिया ने फ्रूट चाट और कटलेस वगैरह सामने रखते शिकवा भरी नजर से सितारा को देखा। उसका कॉलेज क्या छूटा, सारी सहेलियां भी जैसे छोड़ गई थीं। सितारा अलबत्ता बाकियों से ना सिर्फ अलग थी, बल्कि एलिया की सबसे करीबी और पुरानी दोस्त वही थी। वो तरहीम की वो बात पर अफसोस करने भी आई थी, और जब उसे एलिया और मोमिन की शादी का पता चला तब भी भागी चली आई थी। मैं तो फिर भी आ जाती हूँ, पर तुम्हारे पैरों की मेहंदी तो 7-8 माह गुजर जाने पर भी नहीं सूखी। यार, ये बच्चे फुर्सत कहाँ देते हैं, लेकिन अब फुर्सत निकालनी पड़ेगी। उससे पर्स में से एक कार्ड निकालकर सामने ले आया तो एलिया ने झपट कर कार्ड छीना। वाह, तुम्हारी शादी तय हो गई। वो फौरन ही खोल कर देखने लगी। जी हाँ, शादी रेडी है, और सुन लो कि मैं बिल्कुल कोई बहाना नहीं सुनूंगी, तुम्हें आना ही होगा। हाँ भाई, आऊंगी, और अपने बच्चों को भी लाऊंगी, और अपने उनको भी लाना है। सितारा ने याद दिलाया तो एलिया बस हल्का सा मुस्कुरा दी। यार मत पूछो, मैं फंसी को तुम दोनों से मिलाने के लिए कितनी एक्साइटेड हूँ। हैं, क्यों? एलिया ने चौंक कर सर उठाया। हाँ ना, अब कहने को तो हमारी भी पसंद की शादी है, लेकिन यार, जो मिलाप कुदरत ने तुम दोनों का किया है, उसके तो क्या ही कहने। चुप रहो पागल। एलिया ने उसे कंधे पर थप्पड़ मारकर खामोश रहने की तनबिया की। नहीं यार, ऐसा वाकई बहुत कम होता है। बस भी करो, लो ये चाट खाओ। एलिया ने उसे फिर लगाम लगाने की कोशिश की। अच्छा वैसे मोमिन भाई के क्या तासुरात थे जब उनको पता चला कि मोमिन का हाथ रुका और कान बड़े बेख्तियार उनकी बातों की तरफ मुतवज्जा हुए। चुप करो सितारा। एलिया सचमुच परेशान हो गई। घर में इतनी खामोशी थी, फिर मोमिन भी घर पर थे। अगर उन्होंने सुन लिया तो कैसी ड्रामाई सिचुएशन होगी एलू, जब तुमने मोमिन भाई को बताया होगा कि टेप चिपका दूंगी मैं तुम्हारे मुंह पर। एलिया ने फिर उसकी बात काटी और मोमिन का तजस्सुस भी अपने अरूज को पहुंचने लगा। आखिर उसके मुतालिक ऐसी क्या बात थी जो एलिया मुकम्मल सुनने ही नहीं दे रही थी। अच्छा प्लीज एक बार बताओ ना, मोमिन भाई तो बिल्कुल ही पिघल गए होंगे जब उनको पता चला होगा कि वही तुम्हारा पहला प्यार, तुम्हारी आखिरी मोहब्बत है। सितारा की शोखी में कोई कमी ना आ रही थी। उससे बिलाहिर अपनी बात कहकर ही दम लिया। एलिया तो बस एक सर्द आह भर कर रह गई, पर कमरे के बाहर बैठे मोमिन का दिल एक ऐसे टीनेजर की तरह अपनी जगह से सिरका जिसके लिए प्यार का पहला रेशमी एहसास एक खूबसूरत धुन या सुरों के तार जैसा दिल पे पड़ता है। दिमाग सोचना समझना छोड़ जाता है। होंठ एक मुस्तकिल मुस्कान लिए चेहरे को शगुफ्ता और शादाब बना देते हैं। किसने क्या कहा, कौन करीब से गुजरा, कुछ अदराक नहीं होता। धरती एक हला बन जाती है कि जिस पे पाँव धरने पर जमीन की महसूसियात खत्म हो जाती हैं। वो भी अब्बास को बाजू पे उठाए वहां से निकला तो बजाय फुप्पो के घर जाने के ढलान उतरता घास के कतियों से होता एन सड़क के किनारे आ पहुंचा। किसी कार के तेज हॉर्न ने चौंकने पर मजबूर किया तो उसका मुंह हैरत से खुल गया। वो बेध्यानी में घर से कितने मीटर दूर आ खड़ा हुआ था। झींप कर अब्बास को देखा जो अपनी मोटी मोटी आंखों से बाप को देख रहा था। मोमिन ने प्यार से उसकी नाक से अपनी नाक रगड़ी। तुम्हारा बाप तो काम से क्या यार। वसीला जिस बीमारी इंटरमेटामॉर्फोसिस का शिकार हुई है, उसकी बुनियादी वजह तो सर पे चोट लगना ही बनी। लेकिन अब जबकि वो चंद किरदारों को एक दूसरे से मिक्सअप कर बैठी है, तो उसकी हसासियात को मद्देनजर रखते हुए हमें बहुत ही एहतियात के साथ आगे बढ़ना होगा। हम पूरा ख्याल रखेंगे तानिया, और इस मामले में जो तुम्हारी हिदायत होंगी हम उन्हीं पर अमल करेंगे। रिमशा ने जवाब देते तायद के अंदाज में मोमिन और मुंसिफ की तरफ देखा। हाँ बिल्कुल, तुम हम सबसे बेहतर समझती हो कि क्या करना है। मुंसिफ ने सर हिलाते तानिया को देखा। अगर मैं रिजवाना आंटी, एलिया और नुसरत आंटी को गाहे बगाहे वसीला के कमरे में भेजकर अपना मतलब निकलवाने की कोशिश करूंगी तो ये वसीला की तबीयत से खेलना हो जाएगा। मुझे ये हल ठीक नहीं लग रहा। इसलिए तुम बस इतना करना कि किसी वक्त जब रिजवाना आंटी बाहर लॉन में बैठी हों, तुम खिड़की में किसी तरह वसीला को ले आना और उनकी तरफ इशारा करके कहना कि मुझे भी ये औरत बहुत अजीब लगती है। मेरी समझ में नहीं आता इन 2-3 औरतों से कैसे बचा जाए। अब बज़ाहिर तो ये बात घर की तीनों औरतों के खिलाफ जाती है, लेकिन हमें उसकी फ़िलहाल मुतल्लिक परवाह नहीं करनी, क्योंकि जब तक वसीला का ज़हन इस बीमारी के ज़ेर असर है, उससे उनको गलत ही समझना है। जब एक बार वो ठीक हो जाएगी, तो इंशाल्लाह हर किरदार वापस अपनी जगह पर आ जाएगा। लेकिन इस दौरान ये मालूम करना बहुत ज़रूरी है कि आखिर वो क्या समझकर उनसे डरती है। हाँ, और वसीला का बयान हमारे अंदाज़ों से कहीं बढ़कर अहम है।
जब तक वो अपने डर की वजह खुद नहीं बताती, हम सिर्फ मफरूज़ों पर आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि दादी, जो अब से पहले हवेली में रहती थी, वो इस सब के मुतालिक क्या कहती हैं। मोमिन ने किसी कदर उलझे अंदाज में इस्तफसार किया। मैंने उनसे पूछा था। उन्होंने कहा कि अगले ही रोज़ अरहम और वसीला के चित्राल रवाना होने की जब उन्हें इत्तला दी गई, वो तब भी बहुत परेशान हो गई थी। लेकिन सिवाय परेशान होने के वो क्या कर सकती थी। ना उनके पास मोबाइल फ़ोन है, ना किसी से मिलना जुलना। वो बस वसीला की हैरत की दवा करती रहीं। हाँ, अलबत्ता वसीला के सर पे पंखा गिरने के मामले में वो काफ़ी शकूक का शिकार है। इस हवाले से उन्हें जो कुछ देखा, उन्हें लगता है कि ये उसकी सास की गलत बयानी है। मोमी ने तानिया की तरफ देखा, जो कुछ कहना चाहती थी। मेरी कुछ दिन पहले वसीला के न्यूरो सर्जन से बात हुई थी। वो वसीला के कुछ टेस्ट वगैरह भी करवाना चाहते हैं और मुझे लगता है हमें वसीला के लिए अपॉइंटमेंट ले लेनी चाहिए। ठीक है, फिर मैं ले जाऊंगा और आप मुनासिब समझे तो रिमशा भी साथ चलेगी। सही है, इस तरह वसीला भी अच्छा महसूस करेगी क्योंकि हम दोनों के साथ वो कंफर्टेबल रहती है। मैं फिर अपॉइंटमेंट लेती हूँ। वो जाने के लिए उठ खड़ी हुई तो मुंसिफ भी उसके साथ बाहर निकल आया। सोचा खुद भी उसे घर छोड़ाए। दोनों घर के बैरूनी ढलान से पैदल ही उतरने लगे। वो खिड़की में आकर यूं ही बाहर का नजारा करती वसीला के लिए ये एक तकलीफदेह एहसास था। ना जाने मुंसिफ का डॉक्टर तानिया से बात करना उसे कभी अच्छा क्यों नहीं लगा था। ओए बदमाशो, क्यों मेरी बीवी को तंग कर रहे हो? हाँ, मोमिन ने टीवी ऑफ करके रिमोट फेंका और बच्चों की तरफ आ गया। एलिया ने उनके आगे रंग बिरंगे कई खिलौने फैला रखे थे, लेकिन वो दोनों एक ही ब्लू कार के लिए झगड़ रहे थे और बिलाखिर अभी उसे रीबा से छीनने में कामयाब हो गया तो रीबा ने चिल्लाना शुरू कर दिया। एलिया का समझाना बुझाना, नरमी सख्ती कुछ भी काम ना आ रही थी। वो बेचारी अब सर दोनों हाथों पे गिराए सख्त आजिज बैठी थी। मोमिन ने एक मुस्कुराती नजर उसके उजड़े हुलिये पर डाली और खुद भी नीचे मैट्रेस पर उसके बिल्कुल करीब आ बैठा। आइंदा इनके खिलौने एक ही कलर के ले लिया करें। दीपा को अपनी येलो कार अच्छी नहीं लगती। एलिया उससे करीब बैठने पर नर्वस तो हुई, पर उसका असर कुछ इस तरह कम करने की कोशिश की कि तेज तेज बोलना शुरू कर दिया। मोमिन ने उसकी घबराहट को बड़ी खामोशी से जांचा। वो उसे तंग करने के लिए जानबूझकर इस खामोशी को तवील किया। वो इस वक्त भागोर एलिया को देखे जा रहा था, जिस पर एलिया ने घबराकर खिलौने समेटना शुरू कर दिए। आप ही संभालिए अपने बच्चों को। वो अब खिसकने लगी थी, लेकिन मोमिन ने उसका बाजू मजबूती से अपने हाथ में ले लिया और वो चूटने लगी थी, तब से दोबारा बैठ गई। बस, सिर्फ मेरे बच्चे? वो उसकी आंखों में देखकर पूछ रहा था। एलिया ने मुस्कुराकर सर नफी में हिलाया। वो उसे उसकी बात याद दिला रहा था। जुमले न पकड़ा करें। एलिया ने मुंह बसोड़ते शिकवा किया। जुमले बहुत कीमती होते हैं, दिल में उतर जाते हैं। उसे अचानक कुछ बड़ी शिद्दत से याद आया। वो तुम्हारा पहला प्यार, तुम्हारी आखिरी मोहब्बत है। मोमी ने दिल को नए सिरे से डूबता महसूस किया। मालूम नहीं इस एक जुमले में कैसा नशा था। जब भी याद आता, हर बार एक नया जादू, नया असर पैदा करता। उससे बामुश्किल खुद को हाल में हासिल किया, वो हाल जहाँ उसकी जाने मन उसके बहुत पास बैठी थी। एलिया ने अपने बाजू को हल्का सा खींचकर मोमिन की गिरफ्त से छुड़ाने की कोशिश की। मोमिन ने उसके बैठ जाने के बावजूद उसका बाजू पकड़ रखा था। मैं यहाँ आया तो तुम जा रही हो, क्यों? वो उसके कान में फिर आहिस्ता से बोल रहा था। एलिया ने बंद आंखों से आवाज़ की उस शहर को रग और जां में फैलता महसूस किया। मोमिन की आवाज़ जब भी कान के करीब सुनाई दी, एलिया को मन पिघलता सा महसूस हुआ। मुझे लगा अब बच्चों को बहलाने आए हैं। वो नीचे देखते वसाहत देने लगी। मैं तो अपने आप को बहलाने आया हूँ, तुम्हारी मौजूदगी से, तुम्हारी बातों से। और कितनी जालिम हो तुम। मैं? उसे दबा दबा एहतजाज किया। मैं जालिम लगती हूँ आपको? हल्किया कहता हूँ कि बहुत जालिम, बेहिस और सख्त दिल हो। वो मुस्कुराते हुए कहता गया। एलिया मुंह फुलाए अपनी जगह सुट गई। मुझे तो हर कोई इतना नर्म दिल कहता है। अम्मी कहती हैं दिल नहीं, पिघला हुआ मोम है इसके अंदर। लेकिन अब मैं बताऊंगा सबको कि कैसी संगदिल से पाला पड़ा है मेरा। उससे कोनी मैट्रेस पे टकाकर हथेली कनपट्टी के नीचे रखी और नींद दराज होते शरारत से एलिया को देखने लगा। मैंने क्या कहा है? यही तो मसला है, कुछ कहती ही नहीं हो। क्या सुनना है आपको? अब चूंकि वो दूर चली गई थी तो खुद भी लुताफत से बातों में हिस्सा ले रही थी। वही जो कब से तुम्हारे दिल में है। उससे बड़ी सहूलत से कह दिया और इस मरतबा एलिया पूरी तरह चूंकि फिर गड़बड़ा कर खिलौने लिए छोटे कमरे में घुस गई। दिल जोरों से धड़कने लगा था। ये मोमिन ने क्या कह दिया था? उनको कैसे पता मेरे दिल का?
कोई और बात होगी। वो बहुत देर तक उसी तरह खिलौने हाथ में लिए मुहावजे का शिकार खड़ी रही। मोमिन ने कुछ देर तो उसकी वापसी की राह देखी, फिर रीबा को उठाए खुद ही छोटे कमरे में आ गया। मैं तो समझा सो गई यहाँ। वो उसे शरारत से देख रहा था। नहीं, वो मैं सोच रही थी बच्चे बहुत शरारती हो गए हैं, रात को आप डिस्टर्ब होते होंगे, इसलिए उन्हें यहाँ वापस ले आते हैं। उसे खिलौने अलमारी में रखते यूं ही बात उड़ा दी। हालांकि वो इस बारे में बिल्कुल सोच रही थी और ना ही ऐसा कोई खास इरादा था यहाँ वापसी का, लेकिन भुखलाकर ख्वामखा ही बोलना शुरू कर दिया। वैसे भी उसे पूरा यकीन था कि मोमिन उन सबको यहाँ छोटे कमरे में वापस आने नहीं देगा। उसे भी आदत। हाँ बिल्कुल, अब तो वापस आ सकते हैं। मोमिन ने उसकी सोच के बरखिलाफ फौरन ही हामी भरी तो इलिया का दिल यकलस एक मायूसी में डूबा। मोमिन से इस जवाब की तवक्का वो हरगिज़ नहीं कर रही थी। अच्छा, उसका लहजा बिना सोचे सवाल ऐसा हो गया। हाँ, वो जवाब देकर जांचने के अंदाज में कमरे को देखने लगा, फिर रीबा को उसके हवाले करके बच्चों के कॉट की तरफ बढ़ गया। यार अभी ये कॉट इतने बड़े हैं कि ये दोनों आराम से इनमें सो सकते हैं, और ये देखो। उससे दो हुक खोलकर दोनों कॉट की बाइनीति की तरफ वाली साइड नीचे उतारी। अब इनके बाहर निकलने का मसला भी नहीं रहेगा, ये पैरों वाली साइड से खुद ही नीचे उतर आएंगे। और उसने उसी वक्त ही एक कॉर्ड दीवार के साथ लगाकर दूसरा उसके साथ मिला लिया और बची हुई जगह पर छोटी मेज फिक्स कर दी। लो, अब इनके किसी भी समय से गिरने का कोई चांस नहीं। जी, वो असद आसूरदा सी बस यही कह पाई। मोमिन ने उसके जज्बात को बिल्कुल समझा ही नहीं। हाँ, लेकिन अभी आने की ज़रूरत नहीं, कल आराम से सफाई वगैरह करवा के यहाँ शिफ्ट हो सकते हो। जी मैं समझ गई। वो रीबा को लिए फौरन ही बाहर निकल गई। मोमिन उन सब की मौजूदगी से ज़रूर तंग आ चुके थे। कैसे तो खुश हो रहे थे, अब आराम से पूरी रात सोएंगे, न बच्चों का शोर शराबा न मेरी खटपट। हाँ तो ठीक है ना, मुझे क्यों इतना दर्द हो रहा है? उनकी दर्द सही थोड़ी है। हाथ जोड़कर मिन्नतें तो मैंने की थी कि बच्चों की खातिर मेरा प्रपोजल कबूल कर लें। अब उस हैसियत उस मुकाम में बदलाव थोड़ी ना आ सकता है। और ये दिल लगी की बातें तो ज़रूर अपनी वक्त गुजारी के लिए करते हैं। अब जब तक कोई बाकायदा बंदोबस्त नहीं हो जाता साहब की तीसरी बीवी का, मुझसे ही हंसी मजाक जारी रखेंगे। मैं तो हूँ ही स्टेपनी, उनके लिए भी, उनकी औलाद के लिए भी। वो तीसरी आकर उन पे भी काबिज हो जाएगी। मेरी हैसियत एक दाया की है, और दाया को कोई कब तक रखता है। वो अपने डुबडुबाई आंखों का पानी छुपाने के लिए गुस्से से लाइट ऑफ करके मैट्रेस पर आ लेती और बच्चों को थपथपाने लगी। सोचू ने तो अब आधी रात तक यूं ही उसके अंदर ऊधम मचाना था। मायूसी और गुस्से का गलिया ही ऐसा होता है। उससे सारी अच्छी बातें भूलने लगी। याद रह गया तो बस वो पुराना मोमिन जिसे कभी उसके जज्बात से कोई सरोकार नहीं होता था। आज भी उसने यही किया था, बिना उनके जज्बात की परवाह किए फिर से दूसरे कमरे की तरफ अकेला धकेल दिया था। मेरा ज़मीर मुझे कभी सुकून नहीं लेने देता। अगर मैं खुद को वसीला की ऐसी हालत का जिम्मेदार समझता हूँ, आप भी मान लें ये बात। मुंसिफ आंखें मूंदे कुर्सी की पुश से सर टिकाकर बैठा था। रिजवाना उसकी पुश पर खड़ी उसके सर में तेल की मालिश कर रही थी। बड़े दिनों से देख रही थी कि मुंसिफ अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखता था। आज ज़बरदस्ती उसे तेल लगवाने बिठा लिया था। नहीं मानूंगी, क्योंकि मैं भी तो हैसियत और मर्तबे के चक्कर में पड़ गई थी। तुम्हें मुंशी का बेटा समझने पर मैंने नापसंदीदगी महसूस की थी, और जैसे ही तुमने प्रपोजल ठुकराया मैंने फ़ौरन बिना सोचे अरहम का रिश्ता कबूल कर लिया। लेकिन अगर मैं अरहम के प्रेशर में ना आता तो उसकी नौबत ही ना आती। वो मुसर था। रिजवाना ने उसके बालों को मुट्ठी में लेकर खींचा। चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। बहुत शौक हो रहा है जुर्म कबूल करने का, लगता है पुलिस के हवाले करना पड़ेगा। जब तक वसीला ठीक नहीं हो जाती मैं खुश नहीं हो सकता अम्मी। वो अफसरदा सा सीधा हो बैठा। अच्छा, बिला वजह खुद को अजियत में ना डालो, वसीला इंशाल्लाह बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। इंशाल्लाह। वो एक आह भरकर उठ खड़ा हुआ। अच्छा आप आराम करें, मुझे भी नींद आई है। वो माँ को प्यार करते मोबाइल उठाकर बाहर निकल आया, लेकिन 2 कदम आगे आते ही झटक कर रुक गया। वसीला आप। मुंसिफ ने नीम तारीख कॉरिडोर में वसीला को खड़े देखा तो हैरान हो गया। मैं शायद गलत साइड पर आ गई, मुझे किचन में जाना था। वो हाथ में खाली ग्लास से घबराई हुई सी खड़ी थी। बात मुंसिफ की समझ में आ गई, उसको किचन का रास्ता भूल गया था। कोई बात नहीं, आइए मैं ले जाता हूँ। उसने एक तरफ को इशारा किया और आहिस्ता रोई से चलने लगा। कमरे में पानी तो मौजूद होना चाहिए। और रिमशा। उसे ख्याल आया तो वसीला की तरफ देखा, और वो
जो चोर निगाहों से उसी को देखते हुए साथ साथ चल रही थी, घबरा कर नजर डाली। जी, वो सो गई है। एक तो नींद बहुत आती है इस लड़की को। वो हल्का सा मुस्कुराया तो वसीला का दिल चाहा कि उससे कहे, आप मुस्कुराते हुए जितने अच्छे लगते हैं, उतना ही कम मुस्कुराते हैं। लाएं, मैं पानी भर दूं। मुंसिफ उससे ग्लास से ही किचन के अंदर चला गया और कुछ देर में वापस आकर ग्लास उसके हाथ में दिया। आप इन आंटी के कमरे में गए थे? वसीला ने उंगली से पीछे की तरफ इशारा किया। उसके नज़दीक तो मुंसिफ इस घर में एक किराएदार था, फिर वो औरत। आहा। मुंसिफ ने बात संभालने के लिए कुछ वक्त लिया। वो मैं उनसे किराए के मुतालिक कुछ बात करने गया था। ड्यूटी टाइम बहुत ज़्यादा है ना मेरा, दिन को वक्त ही नहीं मिलता। वैसे काफ़ी सख्त मिजाज हुआ तूने, इनसे बात करते हुए डर लगता है। मुंसिफ ने हंसकर जुमला छोड़ते वसीला के तासुरात देखे तो वो भी यकदम खुश दिखाई देने लगी। इस औरत के मुतालिक उसके जो ख्यालात थे, मुंसिफ एक तरह से उनकी तायद कर रहा था। वो एकदम एक्साइटेड हुई। जी, और उससे ज़रा बचकर रहा करें, ये तहखाने में बंद कर देती है। उससे मुंसिफ के थोड़ा करीब होते सरगोशी में कहा तो मुंसिफ पूरी तरह चौंका। उससे अम्मी के मुतालिक जो बात शुरू की थी, वो उसे ताने ने समझाई थी। ये उसी का आइडिया था कि बजाय रिजवाना आंटी और बाकी खवातीन से मुतालिक वसीला के हालात को तब्दील करने की वसीला से तस्दीक की जाए, तभी मालूम हो सकेगा कि आखिर वो उन सब से इतना डरती क्यों है। अच्छा। मुंसिफ हैरान हुआ और फिर हाथ से वसीला को अपने पीछे आने का इशारा करते किचन से दूर होने लगा। वसीला भी दबे पांव उसके पीछे चलने लगी। दोनों कॉरिडोर से निकलकर पहले हॉल में आए और फिर मुंसिफ दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आया। अक्टूबर शुरू हो चुका था और यहाँ मियानदम में ठंड हो गई थी। वसीला ने शॉल अपने गिर्द अच्छी तरह लपेट ली। अब आप मुझे बताएं वसीला, कि इस औरत ने आपके साथ क्या किया? मुंसिफ ने जानबूझकर लहजा सरगोशाना रखा। इसने मुझे तहखाने में बंद किया था। वहां वो दूसरी औरत भी रहती थी और वो तो पागल भी है। पागल? मुंसिफ का दिल धक धक करने लगा। उसे वसीला को बड़े ध्यान से सुनना था। वो मुझे मारती थी, मेरे बाल नोचती थी, मुझे वॉशरूम में बंद भी किया था, मेरी सांस बंद हो रही थी। वसीला का बताते हुए सांस उखड़ने लगा और वो दोनों हाथों में मुंह छुपाकर रोने लगी। मुंसिफ इतना तो समझ रहा था कि वो पगली के मुतल्लिक ही बात कर रही थी, लेकिन वसीला तो चित्राल गई थी। फिर वो पगली वसीला के इतने करीब कैसे रहती थी? दादी ने तो हमेशा यही बताया कि पगली तहखाने में रहती थी और वसीला बता रही थी कि वो भी तहखाने में। मुंसिफ का सुनकर ही दिल दहल गया। वसीला, आप कभी चित्राल गई हैं? मुंसिफ ने थोड़ा सा झुककर उसका चेहरा देखा और उससे भी हैरत से सर उठाया। चित्राल के जिक्र से उसे कोई बात याद तो आ रही थी, लेकिन वो अपने दिमाग पे जोर दे रही थी। उसे तहखाना याद था, पगली याद थी, एक सख्त किस्म की औरत जो धमकियां देती थी, एक ऊंची चौड़ी सी औरत खाना लाती थी, जिसे शायद उससे धक्का देकर बाहर निकलने की कोशिश भी की थी। और उस दिन वसीला को याद आया, उस रोज़ उसे भूखा रखा गया था। और और वो कुछ याद करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बहुत ज़ोर देने पर भी उसे कभी ये याद ना आता कि आखिर वो उस तहखाने तक पहुंची कैसे थी और वो सब औरतें उस पर जुल्म क्यों करती थीं और आखिर वो औरतें थीं कौन। शायद वो किडनैप हुई थी। बिल आखिर उसे यही समझ में आता। अच्छा, आप जहन पे जोर मत दें वसीला, और मुझ पे भरोसा रखें। आखिर मेरी वर्दी किस दिन काम आएगी? उसने नरमी से वसीला को तसल्ली देने की कोशिश की और वसीला ने हाली हाली नजरों से मुंसिफ को देखा। उसे तो मुंसिफ की वर्दी के जिक्र पर भी कुछ याद आने लगा था, लेकिन ना जाने क्या। चलें अंदर आ जाएं, यहाँ तो बहुत सर्दी है। आप अपने कमरे में आराम करें, आ जाएं। मुंसिफ ने उसके लिए दरवाज़ा खोला और वह सर हिलाती अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। हाँ। मुंसिफ ने उसकी पुश्त को देखते एक बहुत गहरी आह भरी। ना जाने इत्तेफाकात का घड़ियाल इस एक ही नंबर पे आकर क्यों रुक गया था। वो एक नंबर कि जिस पे दोनों के लिए लफ्ज़ सर दर्ज था। उससे अपने मोबाइल में व्हाट्सएप खोलकर एक बहुत नीचे किया हुआ नंबर ओपन किया, जिस पर 8 माह पहले का आखिरी मैसेज एक गाने की सूरत मौजूद था। वसीला से शादी से इनकार के बाद से वसीला की जानिब से रोज़ाना कभी कायल करने के लिए कोई बहुत लंबी तकरीर, कभी कोई शेर, तो कभी हिम्मत और हौसले से हालात का मुकाबला करने की तहरीक मौसूल होती। लेकिन वो तब भी टस से मस न हुआ और बिलाखिर वसीला की शादी की तारीख रख दी गई। तो उसे जो आखिरी मैसेज भेजा गया वो एक गाना था। वो गाना जो 8 मार्च से मुंसिफ के दिल की आवाज़, उसके दर्द का दरमा था। उसने प्ले करके अपने कमरे का रुख किया और हैंड्स फ्री कानों में लगा लिए। तुम अपना रंज और गम, अपनी परेशानी मुझे दे दो, तुम्हें गम की कसम, इस दिल की वीरानी मुझे दे दो।
ये माना मैं किसी काबिल नहीं हूँ इन निगाहों में। बुरा क्या है अगर ये दुख, ये हैरानी मुझे दे दो। मैं देखूं तो सही दुनिया तुम्हें कैसे सताती है। कुछ दिन के लिए अपनी निगहबानी मुझे दे दो। तुम अपना रंजो गम, अपनी परेशानी मुझे दे दो। और वो दर्द बांटने वाली आज खुद कितने रंज और गम का शिकार थी। लेकिन अब हालात इस नेच पर आ गए थे कि वो चाहकर भी वसीला के किसी रंज और अलम में उसके साथ खड़ा नहीं हो सकता था। वो इस गाने के एक एक बोल को बस अपने दिल में उतरता महसूस कर सकता था, और वो महीनों से बस यही तो कर रहा था। इसके सिवा कुछ उसके इख्तियार में ना था। एलिया ने अगले ही रोज़ छोटे कमरे को मोमिन की मर्जी के मुताबिक अपने और बच्चों के लिए सेट कर लिया। मोमिन ऑफिस से आ चुका था। खाना खाकर वो उसकी अम्मी की तरफ चला गया था, क्योंकि वहाँ तानिया आई हुई थी और मोमिन को उसी ने कुछ बताने के लिए बुलाया था। और वो छोटा मोटा सामान अलमारी में सेट कर रही थी। दोपहर के 4 बजने वाले थे। रीबा तो अपने कोर्ट में सो रही थी और अब्बास को वो कुछ देर पहले नुदरत मामी के पास छोड़ आई थी। उसे अपने काम में मगन 15-20 मिनट ही गुजरे थे कि मोमिन कमरे में वापस आ गया। काम कर रही हो? मोमिन उसकी पुश पर आया तो वो चौंक कर पलटी। जी बस खत्म समझे, बच्चों के कपड़े रख रही थी। डॉक्टर तानिया को उनके घर छोड़ने जा रहा हूँ, तुम भी साथ आ जाओ। अच्छा? उसे कुछ अटक कर सवालिया से अंदाज में कहा। ऐसा चूंकि पहली मर्तबा हो रहा था तो उसके जहन में कुछ सवाल आए, अलबत्ता पूछा नहीं गया। अमूमन मुनसे भी उसे छोड़ आता है, और चूंकि वो उसकी फ्रेंड भी है तो वो दोनों अकेले चले जाते हैं। लेकिन अभी मुनसिब घर पर नहीं है तो एहलाकन मैंने ही छोड़ने की बात कर दी। अलबत्ता तुम्हारा साथ जाना मुझे ज़रूरी लग रहा है, क्योंकि मेरी उनसे ऐसी कोई बेतकल्फ़ी नहीं है। मोमिन ने खुद ही वजाहत भी कर दी, तो एलिया ने जवाबन बस सर हिला दिया और अपने कपड़ों की तरफ एक नज़र देखकर हैंगर से चादर उतारी। कपड़े चेंज करना चाहो तो कर लो। जी नहीं, बस गाड़ी में ही बैठे रहना है, यही ठीक है। उसे चादर ओढ़ ली, लेकिन मोमिन ने बजाय कुछ कहने के अलमारी खोलकर कुछ देर कपड़ों को देखा और फिर एक पीला सूट निकालकर उसके हाथों में दिया और बिना कुछ कहे दरवाजे की तरफ बढ़ गया। वो हैरत से मुंह खोले अपने पीले सूट को देख रही थी जब मोमिन दरवाजे के नज़दीक जाकर रुका। 10 मिनट में आ जाओ। जी जी। वो समझ तो गई कि उसे ये ड्रेस पहनना है, लेकिन मोमिन की संजीदगी समझ से बाहर थी। वो 10 की बजाय 5 मिनट में ही बाहर आ गई। तानिया काफ़ी देर से आई हुई थी। उसे चूंकि मोमिन से कुछ ज़रूरी काम था तो इसलिए रुकी हुई थी। एलिया ने रिमशा को रीबा के मुतालिक बताया और तानिया के साथ पीछे बैठ गई। मोमिन ने चश्मा लगाया और गाड़ी स्टार्ट कर दी। तानिया के घर तक का रास्ता वसीला के मौजू पर गुफ्तगू करते गुजरा। तानिया को सर्जन कैफियत से छुमे की अपॉइंटमेंट मिली थी। 2 दिन बाद वसीला, रिमशा और तानिया ने मोमिन के साथ पेशावर जाना था। ओके एलिया, मोमिन भाई बहुत शुक्रिया। वो मुस्कुराकर इजाज़त लेते अपने घर में दाखिल हो गई, लेकिन मोमिन ने गाड़ी स्टार्ट नहीं की और मिरर में उसे देखा। आगे आओ। लहजा तमक्काना सा था। वो उतर कर आगे आ बैठी और मोमिन ने कार फिर स्टार्ट कर दी। आज वो उससे पता नहीं कोई बात क्यों नहीं कर रहा था। एलिया को भी उसे कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई, बस खामोशी से बैठी रास्तों को देखे जा रही थी। कुछ देर बाद ही अलबत्ता उसे ये एहसास हो गया था कि रास्ता कुछ तब्दील है, लेकिन कुछ पूछने की भला उसमें कहाँ जरूरत थी। चुप ही बैठी रही और मोमिन ने सड़क से उतारकर गाड़ी को एक फैमिली गार्डन के सामने रोक दिया। आ जाओ। वो चाबी निकाल कर बाहर निकल गया। एलिया भी नीचे उतर आई। कार लॉक करके मोमिन उससे आगे आगे चलते पार्क में दाखिल हो गया। ये गार्डन सड़क के किनारे लंबाई रुख पे बना था। जिस गेट से वो दोनों दाखिल हुए वहां की रोशनी दूर तक वॉक के लिए बनाई गई थी, जिनके किनारे किनारे लकड़ी के बेंच रखे हुए थे। गार्डन के दूसरे इंतहाई कोने में बच्चों के झूले थे और वो जगह यहाँ से बिल्कुल मुखालिफ समेत में थी। जहाँ वो उतरे थे यहाँ लोगों का रश बिल्कुल दिखाई न देता था। वॉक का मूड है या बैठने का? मोमी ने चश्मा उतारकर पहली मर्तबा कुछ पूछा। जो आपको सही लगे। उसे जरा की जरा नजर उठाकर देखा। मोमी ने लब भींचकर सोचा, फिर बेंच की तरफ बढ़ गया। एलिया भी पीछे पीछे चलते उससे करीब आकर बैठ गई। 2 दिन बाद वसीला को पेशावर ले जाना है, वहाँ उसके दिमाग के कुछ टेस्ट हैं। मोमी ने उसे संजीदा मिजाजी से कहते रूह फेर कर एलिया को देखा और उसने कुछ ना समझते जल्दी से सर हिला दिया। मोमिन के ऐसे आगाज से वो कुछ समझ नहीं पाई थी। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, उससे खुद ही वास्या किया, जिस पर एलिया ने चौंक कर मोमिन को देखा। क्या कोई परेशानी वाली बात है? वो तो चेकअप के बाद ही पता चलेगा। तब तक यही दुआ है कि कोई परेशान कुन बात ना हो। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। ये तुम्हारी तरफ से पहला तसल्ली भरा जुमला है। मोमिन ने मालूम नहीं क्यों जताया तो वो फिर हैरान हुई।
जी। एलिया, मुझे ऐसी तसल्ली, ऐसी धार्स की रोज़ाना ज़रूरत होती है, जो तुम बिल्कुल नहीं देती। बिलाहिर उसने कह ही दिया। सॉरी। उससे भी बिला तवक्कुफ़ अपनी गलती फ़ौरन तस्लीम की। मैं मानता हूँ, तुम पर मुझसे भी ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ हैं। वो कोहनी को बेंच की पुश पे रखते पूरा उसकी तरफ घूमकर बैठ गया। 2 छोटे बच्चों को सँभालना, 2-2 घरों के सारे काम-काज देखना, अपनी अम्मी, वसीला और मेरे अब्बू जैसे बीमारों की देखभाल करना, मुझे सब समझ में आता है, लेकिन वो एक गहरा सांस लेते खुद ही रुक गया और एलिया ने नज़र उठाकर उसकी तरफ देखा, लेकिन कहा कुछ नहीं, क्योंकि अभी मोमिन की बात अधूरी थी। लेकिन इन दिनों मैं अपने आप को भी एक ज़हनी मरीज़ से कम महसूस नहीं कर रहा। अल्लाह ना करे। वो हकीकतन डरी थी। ऐसा ही है यार। मोमिन झल्ला सा गया। जब भी मेरा दिल होश होने लगता है, उठाकर मेरे हाथ में एक नया टास्क दे दिया जाता है कि लो पहले इसे पूरा करो। लेकिन पहले तो आप कभी परेशान नहीं होते थे। उसकी वजह भी तो पूछो। वजह? तुम हो उसकी वजह। वो गहरी संजीदगी से उसकी को देख रहा था। एलिया ने थूक निकला। ना जाने मोमिन क्या कहना चाह रहा था। अब उससे क्या कर दिया था। बाकी आइंदा माँ इंशाल्लाह।